नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को जाना था। वो था कि सिर्फ मेमोराइज मत करो बल्कि सोचो और रिलेट करो। अब हम लोग उस ज्ञान के साथ अपने आगे आने वाली हर जर्नी के अंदर सिर्फ मेमोराइज नहीं करेंगे चीजों को, बल्कि सोचेंगे और रिलेट भी करेंगे। और ये हमें सेल्फ डिपेंडेंट बना के ही रहेगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने जो ज्ञान अभी तक प्राप्त किया है उसके मुताबिक हम एक रिलेशन के बारे में समझ गए हैं कि रिलेशन क्या है। दो घटनाओं के बीच या दो वस्तुओं के बीच या किन्हीं भी दो चीज या दो से ज्यादा चीजों के बीच में एक कनेक्शन होता है। उसी कनेक्शन को फाइंड आउट करना हम ह्यूमंस का काम है, ताकि उसकी जानकारी प्राप्त करके हम उसको और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सके और ह्यूमैनिटी इवॉल्व कर सके। यही काम इंसान साइंस की दुनिया में करता आया है और किस जगह से एक आदिवासी से आज 21वीं सदी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाया है। तो उसी लिए हम लोगों को रिलेशंस को सिर्फ ये एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हर जगह जब भी हम साइंस मैथ्स पढ़ेंगे हर जगह हम रिलेशंस ही ढूंढ रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे। इसलिए इसकी जानकारी हमारे लिए जरूरी है। अब जब हमने किसी चीज की जानकारी इंसानों को मिल जाती है तो वो उस जानकारी के ऊपर भी शोध करता है, क्योंकि उस जानकारी के ऊपर शोध करने से उसको वो क्लासिफाई कर सकता है, अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकता है और उनको समझ सकता है कि इस कैटेगरी में ये फॉल करता है तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से हमने कुदरत में ऑलरेडी ढूंढ रखा है। तो यदि ये नई चीज जो अब हम खोज रहे हैं ये उस कैटेगरी में फॉल करती है तो हम उसके सॉल्यूशन तक फटाफट पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से इंसान की जो रफ्तार होगी गणित की वजह से, विज्ञान क्षेत्र में खोज करने की और इनोवेशन करने की जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है। तो अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसका जो एक्चुअल यूसेज है वो यूसेज है कि हम रिलेशन हमने समझ लिया है, ये दुनिया में हमें हर जगह नजर आ रहा है, ये ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है। अब रिलेशन में जो अभी तक इंसानों ने खोजा है उसके बेसिस पर उसने जो रिलेशन को क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन किया है उसका कि कितने कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, उस चीज पर अब हम लोग ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं और यहां पर चीजों को समझते हैं। तो रिलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिलेशन, हमने ये तो समझ लिया कि भाई रिलेशन जानने के लिए हम लोग कुदरत को नंबर्स के साथ एसोसिएट करते हैं, उन नंबर के फ्लोज को हम लोग देखते हैं और उनके जरिए नेचर में जो घटना घट रही है उनके लॉज को समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जर्वेशन के जरिए। और जो गणित का ज्ञान है हमारे पास उसके जरिए जब हम बातचीत करते हैं तो नया ज्ञान कुदरत हमें खुद परोसता है। तो इसलिए रिलेशन हमेशा दो सेट ऑफ नंबर्स के बीच में होगा या दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के बीच में होगा। तो इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन इज फ्रॉम, यहां पर आप दो डॉट्स लगाते हो, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। दो सेट्स के बीच में जो एलिमेंट्स हैं, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है यहां पर, सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है यहां पर, इनके बीच में हम कनेक्शन ढूंढते हैं। और वो कनेक्शन इंसान कैसे ढूंढता है, यहां पर हम चीजें याद नहीं कर रहे हैं बल्कि समझ रहे हैं कि विज्ञान जगत में इंसान कार्य कैसे करता है। तो दो सेट्स के बीच में अगर हम सिर्फ ये कहें कि दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन होता है, इससे बेहतर रहेगा कि ये बात तो सत्य है लेकिन इसको और गहराई से समझें कि हम लोग अगर मान लो कि हम लोग वेक्टर स्टडी कर रहे हैं, फोर्स स्टडी कर रहे हैं, एक्सीलरेशन स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम कहें सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी कर रहे हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स मोशन स्टडी कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी कर रहे हैं या मैग्नेटिज्म स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में एग्जांपल लूं, चार्ज जो होता है उसकी क्वांटिटी होती है, चार्ज की क्वांटिटी होती है कि इस चीज में मान लेते हैं इसके अंदर कुछ अमाउंट का चार्ज है, इसके अंदर कुछ अलग अमाउंट का चार्ज है। तो चार्ज की क्वांटिटी को हम लोग किससे एसोसिएट करेंगे, नंबर्स से एसोसिएट करेंगे। अब चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उनको हम किससे एसोसिएट करेंगे, ऑब्वियसली नंबर से एसोसिएट करेंगे कि चार्ज के बीच में कितना फोर्स आ रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ये चार्ज की क्वांटिटी है और ये फोर्स इन न्यूटन है, तो मान लेते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ चार्ज अगर है हमारे पास, मान लेते हैं दो चार्जेस के बीच या दो चार्जेस है हमारे पास, उसका टोटल अमाउंट ले लेते हैं कि, या फिर दो सेट बना लेते हैं, Q1 Q2 के सेट का बना लेते हैं, बट अभी हम दो सेट देख रहे हैं तो उसके मुताबिक मैं समझा रहा हूं कि दोनों सेट का, दोनों चार्जेस का सम मैंने टोटल किया। जब इतने अमाउंट का चार्ज है तो मेरे पास इतने न्यूटन का फोर्स दिखाई दे रहा है मुझे कुदरत में, जो कि ऑब्वियसली मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से नाप रहा हूं। क्यों आ रहा है इतना फोर्स अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम तो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। इतने अमाउंट का चार्ज आ रहा है तो इतना फोर्स आ रहा है, इतने अमाउंट का चार्ज आ रहा है तो इतना फोर्स आ रहा है, इतने अमाउंट का चार्ज आ रहा है तो इतना फोर्स आ रहा है। तो यहां पर आपने शुरुआती दौर में, एक विज्ञान जगत के अंदर शुरुआती दौर में क्या किया, एक रिलेशन को फाइंड करने के लिए आपने जिन दो चीजों के बीच में आप रिलेशन ढूंढना चाहते हो कि अमाउंट ऑफ चार्ज एंड फोर्स इन न्यूटन, जिनके बीच में आप रिलेशन ढूंढना चाहते हो, यहां पर हमने दो सेट लिए हैं, बट वास्तविकता में चीजें मल्टीपल सेट्स के साथ आती हैं तो वहां पर मल्टीपल सेट्स लिए जाएंगे।
जैसे कि आपका मान लेते हैं मैग्नेटिज्म का जो फोर्स होता है वो क्यू वी बी पर डिपेंड करता है, तो एक सेट चार्ज का, एक सेट वेलोसिटी का और एक सेट आपके मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। तो यहां पर तीन सेट्स के बीच में रिलेशन ढूंढा जाएगा। तो शुरुआत सबसे पहले किससे करोगे? दो सेट से, तीन सेट, चार सेट, पांच सेट। तो इसी तरह ऑब्जर्व करते हुए इंसान चीजों को और बेहतर ढंग से सीखता जाता है। अब देखो, यहां पर यह समझना, सिर्फ ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेट्स के अंदर हम रिलेशन के अंदर हम दो सेट्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं। वास्तविकता को जानो, विज्ञान के अंदर इसका क्या रोल है। अगर देखें तो चार्ज ऑफ क्वांटिटी और फोर्स फोर्स के बीच में जब मैं रिलेशन ढूंढ रहा हूं तो इन दोनों को मैंने नंबर्स के साथ एसोसिएट किया है, और इतने चार्ज पे इतना फोर्स, इतने चार्ज पे इतना फोर्स, यहां पर बेसिकली मैंने नंबर्स को यहां पे कनेक्ट किया है वाया ऑब्जर्वेशन। और यहां पर इसी कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं मैपिंग। इसी कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं मैपिंग। और इसी कनेक्शन को जब जो हमने किया अभी, जो नंबर्स को जोड़ा, ये मैपिंग है। और जब इस मैपिंग को ऑब्जर्व करके हम उसके बीच का समीकरण ढूंढ लेंगे, जब हमें वो समीकरण मिल जाएगा, यानी कि वो इक्वेशन मिल जाएगी जो इन दोनों नंबर्स के बीच के कनेक्शन को बता रही है, तो उसको हम नाम दे देंगे कि यस वी फाउंड द रिलेशन। और विज्ञान के अंदर आप यही करते हो। तो ये ऐसा बोलना ही गलत है कि ये मैथ का चैप्टर है, ये मैथमेटिक्स विज्ञान के लिए है। तो मैथमेटिक्स में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर जगह हेल्प करने वाली है। चाहे आपका सिर्फ सिर्फ साइंस ही नहीं, साइंस के अलावा आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं, हालांकि वो साइंस के ही सबसेट होते हैं। एवरीथिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरी घटना, घटना क्या कहे, एवरी इंसिडेंट कह लो, या कोई भी काम इस दुनिया में जो होता है वो हमेशा साइंस का सबसेट होगा। चाहे आप बात करो इवन कॉमर्स की या फिर आर्ट्स की, ये सब साइंस के सबसेट्स ही कहलाएंगे। आप स्टॉक मार्केट करना चाहते हो, वो साइंस का सबसेट है। मैथमेटिक्स की बात करना चाहते हो, वो साइंस का सबसेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का अगर कुछ है तो वो विज्ञान है। विज्ञान को समझने के लिए इन सेट्स को, इन सबसेट्स को जितना हम समझते जाते हैं, उतना उस यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए हमें आसानी होती है। तो देखो, हमने क्या किया, दो इंफॉर्मेशंस, दो नंबर्स जो नेचर के अंदर दिख रहे हैं, हमें फोर्स दिख रहा है, चार्ज दिख रहा है, उसको मेजर करने का हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया। इतने चार्ज पे इतना फोर्स है, हमने किया मैपिंग। इस मैपिंग करने के बाद जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, मैपिंग कर लिया, पहला काम हो गया कि भाई हमने नंबर्स को एसोसिएट कर लिया, मैपिंग कर दी। उसके बाद जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो फाइनली हमें मिलता है वो इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन हमेशा बनता है मिनिमम मिनिमम दो सेट्स के बीच में, सेट ए टू सेट बी के बीच में। ठीक है, तो ये है आपका सिंपलेस्ट रिलेशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। और ये कोई भी बड़ी टेक्निकल चीज नहीं है। अगर हम जीरो से जाने उसको सही से, तो इसका मीनिंग समझना कितना ही आसान है और कितना इंटरेस्टिंग भी है। हमें कई बार ऐसा लगता है पढ़ते हुए कि यार हम जो चीजें पढ़ रहे हैं यार उसका कोई मीनिंग तो होना चाहिए। मीनिंग होता है, हम बस उस मीनिंग को देखते नहीं है, सोचते हैं इजी सा टॉपिक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बट मीनिंगलेस ज्ञान लेने के बाद उसके मीनिंग को अगर हम समझ जाते तो विज्ञान में कितना योगदान मिलता हमें। बट मीनिंगलेस समझ के, मीनिंगलेस वे में अगर आगे बढ़ गए तो इस चैप्टर को तो हमने विज्ञान के अंदर इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको राइट डायरेक्शन ही तो दिखा रहा है एजुकेशन की, आपके साइंस की जर्नी की। आप पहले ऑब्जर्व करोगे विज्ञान जगत के अंदर। ऑब्वियसली अगर मैं आपको सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट जो स्कूलों के अंदर होता है कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल है, उसको बहुत थोड़ा सा आपने मूव करते हैं, ज्यादा एंगल नहीं देते हैं, वो हम फिजिक्स में समझेंगे क्यों, थोड़ा सा एंगल देते हैं और इसकी ऑसिलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। फिर जब ऑसिलेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो ऑसिलेशन जो होता है जैसे कि 1 2 3, तो ऑसिलेशन काउंट से, ऑसिलेशन को नंबर से रिप्रेजेंट किया हमने, और यहां पे टाइम पीरियड को भी नंबर से रिप्रेजेंट किया, टाइम पीरियड को भी नंबर से रिप्रेजेंट किया, और इनके बीच में कनेक्शन देखा कि इतने ऑसिलेशन पे इतना टाइम पीरियड लगा, इतने ऑसिलेशन पे इतना टाइम पीरियड लगा। और क्योंकि एरर होता है तो फिर हम इनकी मदद से एवरेजिंग करते हैं इतने टाइम पीरियड पे। फिर हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जो कि अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है बट फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फोर्सेस देखते हैं, और फाइनली लेंथ का इक्वेशन ढूंढते हैं कि लेंथ और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। यही करते हैं हम लैब के अंदर। तो जरा इस एक्टिविटी को ही ऑब्जर्व करके देखो, तो ये रिलेशन आपको वही तो बता रहा है। रिलेशन कह रहा है दो सेट्स के बीच में आप मैपिंग कर रहे हो नंबर्स की, और उन नंबर्स को ऑब्जर्व करके फाइनल पहले इनके इनके बीच में रिलेशन मिलेगा, फिर इनसे इनके इनके बीच में रिलेशन मिलेगा। तो जब आप मल्टीपल, जब कभी ऐसा भी होता है ना, रिलेशन मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ मिलके बनता है, तो भी आप मिनिमम दो दो के रिलेशन बना के पहले एक रिलेशन ढूंढा, इसका रिलेशन उसके साथ ढूंढा, इनको जोड़ दिया, तो तीन सेट्स यहां पे ज्वाइन हो गए। फिर इन तीन सेट्स का जो चौथा पैरामीटर है उसके साथ रिलेशन ढूंढा, चौथा सेट यहां पे ज्वाइन हो गया। तो आप यही तो करते हो। तो ये रिलेशन आपको क्या सिखा रहा है, ये मैथ का चैप्टर आपको क्या सिखा रहा है, विज्ञान जगत में सही स्टेप क्या लेने चाहिए आपको। एज सिंपल एज दैट।
तो उसकी गहराई में उतरेंगे तो ज्ञान मिलेगा और सही मार्गदर्शन भी मिलेगा हमें, और यही तो हमें करना है। और जब किताब के जरिए ही हमें मार्गदर्शन सही मिल सकता है, या नेचर को ऑब्जर्व करके ही सही मार्गदर्शन मिल सकता है, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, देखो रिलेशन को अब हमने फुल फ्लेज्ड वे में समझ लिया है, बिकॉज पिछले लेक्चर्स के जरिए हम रेडी हो रहे थे, और अब इन बातों को समझना, हमारे गहराई से समझना हम लोगों के लिए आसान हो जाता है। अब रिलेशन हमने समझ लिया, तो इंसान के मन में था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग देखते हैं। तो भाई रिलेशन के सिंपलेस्ट फॉर्म में चले तो दो सेट्स के बीच में हम मैपिंग कर रहे हैं। अब मैपिंग करने के लिए आप यहां पर अगर मैपिंग करने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करो, अभी आप कोई रिलेशन नहीं ढूंढ रहे हो, आपने रिलेशन का ज्ञान ले लिया, आप रिलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप रिलेशन कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं उसका ज्ञान प्राप्त कर लो। और जब वो ज्ञान आपको मिल जाएगा तो भविष्य में जब आप कुछ खोज रहे होगे तो हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन में फॉल करता होगा, जिससे जिसकी स्टडी आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपका वो खोज जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो गणित के अंदर हम खोज करते हैं ताकि विज्ञान के अंदर खोज करना हमारे लिए और आसान हो जाए। ये काम है गणित के अंदर R&D का, गणित के अंदर रिसर्च का ये काम है। तो यदि मैं देखूं कि यहां पर मान लेते हैं 4 एलिमेंट है, यहां पर ले लेता हूं मैं 5 एलिमेंट है, ठीक है, तो एक बेसिक सी चीज आ जाती है कि हम कह सकते हैं कि कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जहां पर एक एलिमेंट के साथ सिर्फ एक एलिमेंट मैप हो रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट मैप हो रहा है, तो वन एलिमेंट के साथ वन एलिमेंट मैप हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, वन वन, जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वन वन रिलेशन। ठीक है, यदि एक एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर पहले वाले सेट को देख रहे हैं ना, पहले वाले सेट को दूसरे वाले सेट के साथ कर रहे हैं, तो वन मैनी रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन। और यदि यहां का एलिमेंट बहुत सारों के साथ आ रहा है, मान लो ऐसे कनेक्ट हो रहा है, तो मैनी वन रिलेशन। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इतनी मुश्किल बात भी नहीं है कि हम इसे स्किप करें, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो नो मैपिंग आ गया, यानी कि ये नल रिलेशन बन जाता है। आपने दो नंबर्स के बीच में समीकरण ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, बट वो मिले ही नहीं। जैसे कि मैं कहूं कि मैं एक सेट बनाता हूं ह्यूमन हाइट का, एक सेट लेता हूं ह्यूमन हाइट, ठीक है, और दूसरा सेट ले लेता हूं कि हाथी कितना पानी पीता है। अब इन दोनों सेट्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो यहां मुझे कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन की हाइट कितनी भी हो, इससे हाथी के पानी पीने का कोई समीकरण नहीं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब नो रिलेशन। तो इस तरह से हम लोग इनको नाम देते हैं। अब यहां पर बढ़ते हैं कि आगे हम लोग बढ़ते गए, अब हमारी किताब में ना एक रिलेशन आते हैं जो हमें, देखो, फॉर क्वेश्चंस इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट फॉर रियलिटी, फॉर इनोवेशन, फॉर रिसर्च, उसकी गहराई में उतरना जरूरी है। हम लोगों के ये मैनी वन, वन वन रिलेशन ये सब बताते नहीं है, हम लोग ये फंक्शन में बता देते क्योंकि सेम मीनिंग है, तो हम इसको फंक्शन में देख लेंगे भाई, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है ना, एक एक है वन वन, मैनी वन, वन मैनी, इस तरह के कई रिलेशन, इस तरह से जो बनता है, या कोई कनेक्शन नहीं है तो नो रिलेशन। ठीक है, ये चीज साधारण भाषा में हो गई। लेकिन हम जो पढ़ते हैं अपनी कक्षा में, 12वीं कक्षा में, वो ये पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, और फाइनली आता है हमारे पास इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, यहां सब जगह रिलेशन रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इनकी जो भाषा होती है ना, उस भाषा में शुरुआती वक्त में हमें कंफ्यूजन आती है कि हमारे पास एक रिलेशन आर है, ठीक है, सच दैट इफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिलेशन का जो सेट है, अगर मैं मान लेता हूं रिलेशन में बना रहा हूं सेट ए टू सेट ए के बीच में, जो बी सेट है वो भी सेम ए सेट ले लिया मैंने, उनके बीच में बना रहा हूं, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इस तरह से लिखा आता है। तो स्टार्टिंग में हमें कंफ्यूजन होती है, फिर हम कहते हैं कि चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के जरिए इसको समझाते हैं कि अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, तो जो रिलेशन होगा ना, उसका जो रिजल्ट आएगा, रिलेशन का जो सेट बनेगा, उसके अंदर 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये रहा एक हमने रिलेशन ढूंढा इन सेट के अंदर। इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, ये है आपका ए सेट। आपने रिलेशन बनाया ए सेट से ए सेट के बीच में, और ए सेट से ए सेट के बीच में बनाया, तो ऑल पॉसिबल रिलेशन हमें कहां मिलेंगे, ऑब्वियसली कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलेंगे, ए क्रॉस ए में, जिसमें सारे रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है, सारे रिलेशन के जो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे। लेकिन जो ये रिलेशन है, ये उन सारे पॉसिबल एलिमेंट्स का सबसेट होगा, तो ये उसका सबसेट है। अब इस रिलेशन के अनुसार अगर मैं 1 इनपुट दूंगा तो आउटपुट 1 आएगा और 2 आएगा, 2 इनपुट दूंगा तो आउटपुट 2 आएगा बस, 3 इनपुट दूंगा तो आउटपुट 3 आएगा, 4 आएगा, 4 इनपुट दूंगा तो आउटपुट 4 आएगा बस। ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट ऑब्जर्वेशन से ही हमें समझ आ गया।
कि रिलेशन जिन दो सेट्स के बीच में बनाते हो, पहला वाला सेट रेफरेंस देता है इनपुट सेट का, ये आपका इनपुट सेट है, और दूसरा सेट आपके लिए होता है आउटपुट सेट। ठीक है, क्योंकि जब आप दो नंबरों के बीच में रिलेशन ढूंढ रहे हो तो एक नंबर को आप इनपुट की तरह लोगे। जैसे कि चार्ज और फोर्स के बीच में यदि इतना चार्ज है तो इतना फोर्स होगा, तो पहले आपने चार्ज को इनपुट डाला तो फोर्स मिला, आप उसका उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे, देखो साधारण भाषा में बात करो, चीजें अपने आप समझ आएंगी। और इसके उल्टे को मैं क्या बोल सकता हूं, इसके उल्टे को मैं बोल सकता हूं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स रिलेशन कि अगर मैं कहूं इतना चार्ज है तो इतना फोर्स दिख रहा है हमें, तो हमने यहां पर चार्ज की वैल्यू को अभी एज अ इनपुट लिया और आउटपुट आया मेरे पास फोर्स की वैल्यू। रिलेशन पलट दो, इतना फोर्स है तो इसका मतलब इतना चार्ज होगा, तो ये बन गया आपका इनवर्स रिलेशन, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि मैं ये कहूं कि मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ठीक है, चलो ये वाला रिलेशन नहीं क्योंकि इसमें लॉग आ जाएगा। ठीक है, अभी सिंपल रिलेशन रखते हैं, y इज इक्वल टू यहां पे ले लेता हूं a प्लस बी एक्स। ठीक है, a प्लस बी एक्स ले लिया मैंने, सिंपल रिलेशन। तो x मेरे लिए क्या है, इनपुट है, और y क्या है, मेरे लिए आउटपुट है। ठीक है, तो y की जो वैल्यूज हैं, अगर मैं इसको b सेट लिखता हूं अभी, तो y की जो वैल्यूज हैं वो b सेट को बिलोंग करेंगी, और x मेरे लिए इनपुट है वो a सेट को बिलोंग करेगा। तो x का इनपुट डालूंगा, उसके बेसिस पर y आएगा, तो x मेरे लिए बन जाता है सिंपली, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या बन जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूं, मैं y को इंडिपेंडेंट कर दूं और x को डिपेंडेंट कर दूं, तो ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, और उसको हम क्या नाम देंगे, इनवर्स रिलेशन। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस ए होल अपॉन में b। ए इधर आएगा, माइनस ए हो जाएगा, और ये b डिवीजन में आ जाएगा। तो ये और ये दोनों रिलेशन क्या है, सेम नहीं है। ये एक रिलेशन r है और ये उसका इनवर्स रिलेशन है। तो रिलेशन को मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इनवर्स रिलेशन को r टू द पावर -1 से। ये रिप्रेजेंटेशन का -1 है, इसका मतलब आपने उसकी पावर में -1 नहीं किया है, ये एक सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक -1 है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया इनवर्स रिलेशन। सिंपली नेचर को ऑब्जर्व करके हर मतलब को समझा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो तो आपने जब यहां पर क्या कहते हैं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हमने स्टेटमेंट अपनी किताब के अंदर देखा, स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन इसको समझना आसान है। जब हम ये कह सकते हैं कि 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, ठीक है, और 4 4 हो। ए एलिमेंट के जितने भी ए एलिमेंट में जिनके बीच में आप रिलेशन बना रहे हो, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे मौजूद होने चाहिए, और रिफ्लेक्सिव मतलब खुद की परछाई वहां पर मौजूद होनी चाहिए। तो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4। ठीक है, तो ये समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यस, हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ आ गया, लेकिन यहां पर हम गहराई में नहीं पहुंच पाए। यहां पर हम सिर्फ रेडी हुए हैं इस टाइप के, इस चीज की जानकारी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि हाँ ये दिखेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। क्यों गणित की किताब के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन? ये इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आपका सिलेबस का बोझ बढ़ाना है हमें, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, शायद आज आपको इनकी नीड आपके मौजूदा काम में ना नजर आ रही हो, लेकिन भविष्य में ये चीज आपको बहुत मदद करने वाली है। कंप्यूटर साइंस की जगत में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जगत में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, या फिर मैं कहूं हर इंजीनियरिंग के फील्ड में, स्टॉक मार्केट के फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में, फाइनेंस के क्षेत्र में, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, हर जगह ये वाला ज्ञान आपको मदद करने वाला है, और इसकी गहराई में हमें उतरना होगा, और वो गहराई में उतरना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखो, ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन ऐसा क्यों किया होगा? अब यहां से मैं एक बार रब कर देता हूं और आपको सारे रिलेशंस बता देता हूं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझना आसान है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें गहराई में जाना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पे हमें गहराई में जाना है। अब इस गहराई में जाने के लिए ना हमें यहां पर कुछ चीजों को आउट ऑफ द वे थिंकिंग माइंडसेट से सोचना होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक लोग किया करते थे, जिसको हम बोलते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये ज्ञान तो आपको 12th के चैप्टर 1 में मिल जाएगा, लेकिन आप धीमे धीमे समय के साथ आगे बढ़ने वाले हो। और अब मैं आप लोगों को अपने लेक्चर्स के अंदर, अब मैं आपको इतना इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि मैं आप लोगों के लिए
थिंकिंग वाले ईस्टर एग्स छोड़ सकता हूं, थिंकिंग वाले ईस्टर एग्स छोड़ सकता हूं। और वो चीज मैं इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि जब उसका टाइम आएगा तब तो हम वो पढ़ ही लेंगे, लेकिन आपके माइंड में क्यूरियोसिटी का बूस्ट आ जाएगा। तो वो बूस्ट हम लोग यहां पर देखते हैं। अब ये देखो, इंसान जो आप छोटी क्लासेस में करते थे, ठीक है, उन चीजों में आपके पास आता था ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, छोटी क्लासेस की बात करते हैं, और ऑब्वियसली ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, तभी इंसान ने स्टडी किया था। ठीक है, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, गणितज्ञ की जर्नी को एक्सप्लोर करना। अब ठीक है, अब देखो ये दो इक्वेशन है, ऑब्वियसली इसे सॉल्व करने का जो ज्ञान हमारे पास है हम उस ज्ञान को देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करता हूं, यहां से y के लिए सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से मैं y के लिए सॉल्व कर लेता हूं। तो अगर मैं y के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मुझे यहां पे दिखेगा कि y इज इक्वल टू c2 माइनस a2x होल डिवाइडेड बाई b2, और इस y को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, जिससे कि क्या होगा, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, मैं x के लिए सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये करने के बाद मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा a1x प्लस b1, ठीक है, मल्टीप्लाई c2 माइनस a2x होल डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा c1। ये फर्स्ट इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू यहां पर इंसर्ट कर दी। छोटी क्लासेस में हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब उतरेंगे हम गहराई में। चलो इस b2 को मल्टीप्लाई करते हैं, b2 a1x प्लस b1 c2 माइनस b1 a2x होल अपॉन में b2 है, तो इस b2 को जो होल डिवीजन में है वो यहां चला जाएगा, तो हो जाएगा b2 c1। क्या आ गया आपके पास, b2 c1 आ गया। अब देखो b2 c1 आ गया तो मैं x के लिए यहां पर सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं यहां पे सिंपली x को कॉमन लेता हूं, तो आएगा b2 a1 माइनस b1 a2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाता हूं, b2 c1 माइनस b1 c2, ठीक है, एंड सॉल्व फॉर x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ठीक है, पहले b लिखूंगा फिर c, a लिखूंगा फिर b, ठीक है, ताकि एक पैटर्न भी अगर होगा तो नजर आएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं b2 c1 माइनस b1 c2 होल डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है, हाँ, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये आ गया। और अब देखो यहां पर हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, b2 c1 b1 c2, a2 b1 a1 b2 a2 b1, ठीक है, और बीच में एक माइनस लगा हुआ है। और अगर मैं देखूं कि a1 किधर है, ये रहा, a2 किधर है, ये रहा, b2 किधर है, b2 ये रहा, b1 ये रहा, c1 ये रहा, c2 ये रहा। ठीक है, a1 b2 को मैप करते हैं, जो हमने पढ़ा, अभी क्या कर रहे हैं, नंबर्स के बीच में मैपिंग करेंगे हम लोग। तो यहां पर हम मैपिंग करते हैं, तो यदि मैं इनको मैप करूं तो देखो यहां पर इन दोनों नंबर्स का मैपिंग हो रहा है यहां पर। ठीक है, मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, शायद कुदरत से कुछ नया जानने को मिल जाए। a2 b1 को देखते हैं, a2 b1 को देखूं तो देखो ये दोनों इस तरीके से मैप हो गए, यानी ब्लैक कलर से हमने यहां पर मैपिंग कर दी है, तो इट लुक्स लाइक क्रॉस। और क्योंकि यहां पे दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम देना बेहतर रहेगा। ठीक है, ये बेहतर रहेगा। अब मैं रेड कलर से दूसरी मैपिंग करता हूं, बट रेड कलर ये ग्रीन कलर ले लेता हूं। ठीक है, अगला क्या है, b2 c1 b1 c2, b2 c1, b2 किधर है, ये रहा, b2 c1 b1 c2 b1 c2। ठीक है, c1 c2 जो है, सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करो, इक्वल टू के उस साइड है। ठीक है, तो हम यहां पर अगर चीजों को देखें तो यहां पर एक ए के बाद बी है, a1 b2 ऑर्डर में चलते हैं, जो दिख रहा है उसके ऑर्डर में चलते हैं, a1 b2 a2 b1, बट यहां पे b2 c1 है और b1 c2 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम है, हम इसके साथ मैपिंग कर रहे हैं, फिर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कुछ मिलेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर को अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली यहां पर आ रहा है, पहले b2 आ रहा है, न्यूमरेटर को, सिर्फ न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे, b2 c1, ठीक है, और b1 c2 इस तरीके से आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, a1 b2 माइनस a2 b1। बट यहां पे जो एरो पहले आ रहा है a1 b2, यानी कि पहले मैं ये कह सकता हूं डाउनवर्ड एरो पहले आ रहा है और ये अपवर्ड एरो बाद में आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर डाउनवर्ड एरो पहले आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले एरो ही बना लेता हूं, हाँ, a2 b1। अब देखो पैटर्न में यहां कॉन्फ्लिक्ट है, a1 b2 पहले डाउनवर्ड एरो पहले आ रहा है, बट न्यूमरेटर वाले केस में b2 c1 पहले आ रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस का खेल है यहां पर। अगर मुझे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है, तो यहां पर अगर मैं देखूं कि पहले मैं a और b का अगर करूं
तो A1 B2 और देन A2B1, जो पहले है उसको पहले किया, जो बाद में उसको बाद में किया, और फिर मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये लॉजिक मैंने अपने से नहीं बनाया, यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस वजह से मैंने यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि अभी काम चल रहा है मैपिंग का। बट अगर B1 C2 को देखो इसका पैटर्न मैंने क्या किया, पहले डाउनवर्ड एरो फिर अपवर्ड एरो। तो अगर मैं डाउनवर्ड एरो के साथ आऊं तो अब यहां पे नेगेटिव साइन आ चुका है, तो मैं इस नेगेटिव साइन को इंक्लूड करके एक बार ऑब्जर्वेशन करता हूं, तो यहां पर आएगा B1 C2, अब इसके आगे माइनस है तो यहां माइनस लग जाएगा। और इसका करूंगा फिर बाद में अपवर्ड एरो करता हूं, जैसे यहां पहले डाउनवर्ड किया फिर अपवर्ड किया, तो पहले मैंने इसका डाउनवर्ड कर लिया फिर अपवर्ड किया, तो अब यहां लिखता हूं B2C1 और इसके आगे भी माइनस आ जाएगा। जैसा कि मैंने इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया था, अब मैं इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं पहले और इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये फाइनली क्योंकि ये प्लस हो गया तो इसको आगे लिख देता हूं B2C1 माइनस B1C2, एंड यस हमने पैटर्न ढूंढ लिया, जिसमें फर्स्ट नंबर पे डाउनवर्ड एरो है, सेकंड नंबर पे अपवर्ड एरो है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने का फास्टर रास्ता हमें मिल चुका है। फास्ट रास्ता हमें मिल चुका है। और अब क्या है कि अब हमें इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वन टाइम हमने मेहनत करी। अब ध्यान से देखो, हमने यहां एक रिलेशन ही तो ढूंढा है, और ये चीजें ना हम लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स के फॉर्म में बताई जाती है कि आपका समय बचेगा, लेकिन हम इसे ज्ञान के फॉर्म में भी ले सकते हैं और अपने समय को बचाने की बजाय समय के मूल्य को बढ़ा सकते हैं, समय की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इस तरह से खोजने के बाद हम लोग, और ये करना आपके लिए नामुमकिन नहीं है, ये पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस तरह से पढ़ने से क्या हमारी सोचने की शक्ति नहीं बढ़ेगी, क्या हमारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्या कल के मुकाबले आज मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं बनूंगा। ट्रिक तो मैं भूल भी जाऊंगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और ये ऑब्जर्वेशन की जब मुझे भविष्य में अपने खोज के लिए जरूरत पड़ेगी तो ये ऑब्जर्वेशन मेरे पास रहेगी। मुझे शायद ये फॉर्मूला याद ना रहे, वो तो ट्रिक में भी नहीं रहेगा, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन मेरे बॉडी का एक पार्ट बन जाएगा, मेरी मेमोरी का एक पार्ट बन जाएगा, जो कि फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा, 2 मिनट में खोज के मैं खुद से निकाल लूंगा, एंड मेरा काम यहां पर आसानी से हो जाएगा। अब देखो, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड मिल चुका है, और यही काम इंसान ने 3 वेरिएबल्स के लिए किया, 4 वेरिएबल्स के लिए किया। देखो 2 वेरिएबल्स का सॉल्व करना इंसान के लिए आसान है, चाहे शायद वो ये ना भी करे। जस्ट थिंक अबाउट इट, 5 वेरिएबल्स। ऐसे ही पैटर्न्स को ढूंढ के इंसान नंबर्स को मैप करके यदि रिलेशन ढूंढ ले, तो अब वो 5 वेरिएबल्स के लिए भी उसे पैटर्न मिल जाएगा, क्योंकि कुदरत में पैटर्न्स होते हैं, यहां पर भी तो पैटर्न ही मिला है। छोटे से स्टार्ट किया, 2 वेरिएबल से 3 वेरिएबल पे गए, 3 वेरिएबल से 4 वेरिएबल पे गए, 5 पे गए, और 5 तक जाने में यस समय लगा, लेकिन जब हमें पैटर्न मिला तो अब 100 वेरिएबल भी ले आओ, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। यही है गणित की ताकत, और यही है रिलेशन का असली मीनिंग। अब देखो यहां पर जो हमने किया, अब इसको एक नजरिए से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने यहां पर यह बात तो समझ ली कि यदि मेरे पास कोई इक्वेशन होगी, ठीक है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, तो हम बस क्या करेंगे, माइनस c1 इक्वल टू 0 लिख देंगे। a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0। अब ये ट्रिक नहीं रही, क्योंकि इसे तो हमने डिस्कवर किया है, तो ये ज्ञान बन गया, और इस डिस्कवरी के जरिए हमने रिलेशन के भी ट्रू मीनिंग को और गहराई से समझ लिया, ठीक है। तो अब a1 b2 हमें क्या करना है, x के लिए सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू सॉरी, न्यूमरेटर में तो b और c का आएगा, तो b1c2 और माइनस में है, तो ये बन जाएगा माइनस b1c2, और ये माइनस b2c1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b2c1 होल डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1, और x के मेरे यहां पे वैल्यू मिल जाती है। और इसी तरीके से आप लोगों का टास्क y का समीकरण आप खुद खोजो, रिलेशन खुद ढूंढो, ऐसा ही कुछ आएगा यहां पर, ठीक है। यहां b की जगह a हो जाएगा बस, लेकिन डू इट योरसेल्फ, करना जरूर इसको, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हम x की वैल्यू ढूंढने के लिए मान लेते हैं मेरे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं। x के लिए सॉल्व करना है, मेरा तो टाइम बच गया। x इज इक्वल टू, यहां पर मैं माइनस कर देता हूं, और वैसे इक्वल टू भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो पैटर्न है ही, ठीक है। तो यहां पे a1 b1 a2 b2, ठीक है, c1 c2। तो सॉल्व करो, b2 ले लेते हैं, b2 क्या है 3 मल्टीप्लाई यहां पर b2 और c2 सॉरी b2 c1 क्या है 10 है, ठीक है। और फिर माइनस आएगा, b1 क्या है 4 मल्टीप्लाई 7 होल डिवाइडेड बाई a1 क्या है 3 मल्टीप्लाई 3, ये तो डायरेक्ट लिख देता हूं 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 16। x इज इक्वल टू 30 माइनस 7 चौके 28, 30 में से 28 गए तो बचेगा 2, और 16 में से 9 गए तो बचेगा यहां पर 7। तो देखो x की वैल्यू सॉल्व हो गई 2/7। ऐसे ही आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू में यहां पर ये बन जाएगा a1
अगर यहाँ पे y करना है तो, बट ये इक्वेशन आपको ढूंढनी है और ये बन जाएगा a2। वैसे देखा जाए ना, इतनी भी कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, सेम ही तो समीकरण है, बट आप प्रॉपर वे में इसको डिस्कवर करना। ठीक है, a1 a2 ये मिल गया हमारे पास। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालता हूँ, y इज इक्वल टू, यहाँ पे a1 क्या है मेरे पास, a2 क्या है मेरे पास, तो 3 की जगह मैं 4 कर देता हूँ, c की वैल्यू तो वही रहेगी, और इस 4 की जगह मैं यहाँ पर a2 कर देता हूँ। a2 है मेरे पास, सॉरी a1 है मेरे पास 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 40, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, 40 माइनस 21, सो विच इज 19, और यहां पर तो नीचे 7 ही रहेगा, ओ -7 था, -7 था। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 19 अपॉन में -7 एंड हेंस सॉल्व। इसकी वैल्यू यहां पर डाल के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई -2/7 प्लस 4 मल्टीप्लाई 19/-7, तो यहां पे माइनस ले आते हैं, यहां 7 लिख देते हैं, इज इक्वल टू, तो 3 2 6 -6, फिर यहाँ पे माइनस 19 इंटू 4, 20 चौके 80, 80 में 4 कम करो तो हो जाता है 76, तो यहाँ पर आ जाएगा 76 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये आंसर मेरा माइनस में आ रहा है। आई थिंक मैंने प्लस माइनस की कहीं गड़बड़ी करी होगी। ठीक है, वो दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस की गड़बड़ी करी होगी, बट इसका आंसर क्या आएगा, 6 6 12, एक कैरी, और क्या कहते हैं, प्लस माइनस की गड़बड़ी, यहाँ 70 आना चाहिए, यहाँ 70 आना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक मैंने किसी एक आंसर में गलती करी है, किसी एक आंसर में गलती करी है, इस वजह से आंसर मेरा प्लस में आ रहा है। 40 माइनस 21, और वहां पे था 30 माइनस 28। कोई बात नहीं, आप लोगों का टास्क है, आप खुद ढूंढ लेना। ठीक है, या तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस की गड़बड़ी कर दी है, आगे पीछे कर दिया है इसको, इस वजह से एक आंसर प्लस में आ रहा है, बट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसमें से ये आंसर, ये वाला पार्ट प्लस होगा, तो ये 70 अपॉन में 7 बन जाएगा, और आंसर यहाँ पर 10 आ जाएगा, जो कि इससे मैच करेगा। ठीक है, मैंने कहीं से भी मिस्टेक कर दी है, अब उसको ढूंढने जाएंगे तो दोबारा लिखना पड़ेगा, बट ये बहुत इजी सा पार्ट है। बट मुद्दा क्या है, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, हमने यहां पर इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर एक नई चीज खोजी, और वो पता है क्या है, आपका आगे फ्यूचर में आने वाला चैप्टर, जिसको हम लोग नाम देंगे डिटरमिनेंट। ठीक है, जिसमें हम लोग इन चीजों को ऐसे लिख सकते हैं, a1 a2 b1 b2, ईस्टर एग, इसको इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मतलब क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो, हमने इसको ऐसा नहीं लिखा, हमें कुदरत में यह देखने को मिला, ध्यान से सुनना, आपको एक सही डायरेक्शन दे रहा हूं, हमको कुदरत में यह देखने को मिला, इनके बीच में जब हमने रिलेशन मैप किया, जब हमने इनको देखा तो हमें, सॉरी, जब हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया तो हमको कुदरत में यह मिला, हमने इसको इससे रिप्रेजेंट किया, और फिर इसको एक नाम दिया डिटरमिनेंट, क्योंकि ये आपको 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, हर जगह देखने को मिलेगा, b1 b2 c1 c2। अब देखो, ये ऑर्डर में लिखा और इस फॉर्म में हमने लिख लिया, तो इस फॉर्म में लिखने को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट, बट ऑर्डर में अगर मैं लिखूं a1 b1 a2 b2, और यहां पे मैं इस तरीके से रखूं c1 c2, ये इक्वल टू के उस साइड का है। ठीक है, और इस तरह से मैंने इनको डेटा के फॉर्म में लिख लिया, और इसको हमने नाम दिया मैट्रिक्स, इसको हमने नाम दिया मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का ओरिजिन हम लोग खोज लिए हैं, क्योंकि यही इनका ओरिजिन भी है। गणित के अंदर इन पैटर्न्स का मिलना डिटरमिनेंट की खोज बनी। इनको ऑर्डर में लिख के, वेरिएबल्स को हटा के जब हमने लिखा है इसको, तो मैट्रिक्स हमने उसको नाम दिया, और इनकी मदद से हमने बहुत सी चीजें स्टडी करी, और स्टडी करके हमें क्या मिला, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांजिटिव मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह के मैट्रिक्स हमें देखने को मिले, और इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो गई। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मतलब कि ऐसा समझो कि आप फिजिक्स के अंदर मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कि एक पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, ठीक है, लेकिन दूसरे पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, जो कि हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी वाले वीडियो लेक्चर के अंदर। और अगर एक पर्सन यहां है, दूसरा पर्सन यहां है, और तीसरे पर्सन का कोऑर्डिनेट इस बी पर्सन के हिसाब से और ए पर्सन के हिसाब से, बी पर्सन के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट जो हैं x, y हैं बी पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, तो ए पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसमें मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करके पहले इसके बराबर लाऊंगा और फिर मूव भी करवाऊंगा। ये काम करना इंसान के लिए आसान है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है, और इसी चीज को जब हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के साथ जोड़ देते हैं तो ये काम चुटकी बजाने जितना आसान हो जाता है। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ने क्या काम किया? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ने कोई काम नहीं किया। इंसान ने रिलेशन ढूंढ ढूंढ के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को खोजा, ताकि वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में वक्त बचा सके। और वक्त बचाने से उसको क्या फायदा मिला? जब वक्त बचता है तो आप कुछ नया खोज सकते हो। इसी इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए इजी है, लेकिन इसकी मदद से जब नई चीजें खोजी तो गणित का नया ज्ञान भी मिला, और प्लस अगर ये 10 वेरिएबल्स के होते
तो मान लेते ABCDEFGH ऐसे करके मैंने 10 वेरिएबल ले रखे हैं, तो पहले एक वेरिएबल की इक्वेशन बना रहा हूं, उसमें पुट कर रहा हूं। अब उसमें 9 वेरिएबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, फिर उसको मैं 9वें इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूं, जिससे कि 8 वेरिएबल बचेंगे मेरे पास। फिर उसको उससे ऊपर वाले में पुट कर रहा हूं जब 7 वेरिएबल बचेंगे, और इक्वेशन घूमते घूमते कितनी कॉम्प्लिकेटेड लगनी स्टार्ट हो जाएगी और कितना टाइम लेगी। बट अब लेगी नहीं लेगी, क्योंकि हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को खोज लिया। और यही से मैं आप लोगों को अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के भी कुछ ईस्टर एग देता चलूंगा जब तक कि ये चैप्टर नहीं आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की हमने खोज करी, और साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलर रिलेशंस को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन चीजों पे इंसानों ने स्टडी कर लिया है, मैट्रिक्स के माध्यम से स्टडी किया है, और इनकी इंपॉर्टेंस कंप्यूटर साइंस की जगत में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जगत में बहुत ज्यादा है, स्पेशली एआई के अंदर या फिर आपका मशीन लर्निंग के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर टिक टैक टो के गेम को सेट्स के साथ रिलेट किया था, उसी तरीके से इन रिलेशंस के सेट्स को जब हम मैट्रिक्स की नजर से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर हमारी कैलकुलेशन, जो कि शायद 4 वैल्यूज के सेट पे तो इजी हो, लेकिन 1000 वैल्यूज के सेट पे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगी। बट इन चीजों के माध्यम से उनको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो एक जगह मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, 2-3 जगह आपको दिखाऊंगा कि क्यों हमें इनको, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, अब हम इसकी गहराई में जा सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि यदि मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, तो मेरे दोनों सेट क्या हो जाएंगे, ए सेट हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उसके अंदर ए एलिमेंट मौजूद होगा उस रिलेशन के अंदर। रिलेशन इक्वल टू ए फॉर बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इस तरह की स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब यह है कि, और यहां पे लिखा होता है इफ ए एग्जिस्ट, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। यानी सेट ए से बिलोंग करेगा, ए सेट ये रहा, और दूसरा ए सेट भी मैं यहां लिख लेता हूं, 1 2 3 4। प्रॉपर वे में पढ़ते हैं इसको, ठीक है, अधूरे वे में नहीं, तो प्रॉपर वे में। इसका मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें अगर यहां 1 है तो यहां पे इन दोनों की मैपिंग होनी चाहिए, यहां पे 2 है तो इसके 2 के साथ मैपिंग होनी चाहिए, यहां 3 है तो 3 के साथ मैपिंग होनी चाहिए, और 4 है तो 4 के साथ मैपिंग होनी चाहिए। ये चारों मैपिंग, 4 का सेट है ना, ये मैपिंग एग्जिस्ट करेगी किसी भी रिलेशन के अंदर। और उसके अलावा कोई और मैपिंग है, जैसे 2 का 3 के साथ कर लो, 4 का 2 के साथ कर लो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट 1 1 2 2 3 3 4 4 की मैपिंग होनी चाहिए। तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इसकी इंपॉर्टेंस हमें मैट्रिक्स के जरिए समझ आई थी, और वो मैं दिखाता हूं कैसे, ठीक है। अब देखो, तो ये रिलेशन मेरे पास आएगा, रिलेशन आएगा जो मैंने यहां बनाया है, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया था, 2 3 किया था, 2 3 आएगा, और 4 2 आएगा, 4 2 आएगा, ठीक है। ऊपर वाले से नीचे वाले के हमने जोड़ा है, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आंसर है यस, 1 1 2 2 3 3 4 4 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये स्टडी करना, उसको देखते हैं। भविष्य में हम आगे चल के मैट्रिक्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, और उसके भी आगे के भविष्य में हम लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जहां पे कंप्यूटर एल्गोरिदम्स को हम लोगों ने ऑब्वियसली फिजिक्स के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स पढ़े हैं और ह्यूमन इंटेलिजेंस जो हमारे पास है, उसके जरिए बाइनरी लैंग्वेज की ऐसी मशीन्स हम लोग क्रिएट करेंगे ट्रांजिस्टर्स की मदद से, जिसको हम कंप्यूटर्स बोलेंगे। कंप्यूटर 0 1 की भाषा में चलता है, और उसमें आपने, अगर आप में से कुछ बच्चों ने कंप्यूटर साइंस ली होगी, यदि आपने बायो नहीं लिया है तो तब भी कोई बात नहीं है, तो एक नाम ही है, एरे और स्ट्रिंग्स आपने पढ़े होंगे, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ही रखे जाते हैं, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। धीमे धीमे इन सबके कनेक्शंस पता चलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको, और यही आपके लिए ईस्टर एग है। अगर कनेक्शन ही समझ नहीं आते तो वो अलग, ये अलग, जबकि ये दोनों के बीच में तो एक रिलेशन है, वही चीज हमें ढूंढनी है। तो 1 1 ये रहा मेरा रिलेशन। हम एक काम करते हैं, हम इसको एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। कैसे? 1 2 3 4, और ऊपर भी रेफरेंस के लिए लिखते हैं 1 2 3 4, और यहां पे हम मैट्रिक्स इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें कुछ देखने को मिलेगा, और वो क्या देखने को मिलेगा उसी को देखते हैं। तो जहां जहां कंप्यूटर्स 1 और 0 की भाषा में बात करते हैं, ठीक है, जहां जहां इनके बीच में रिलेशन होगा, जहां जहां इनके बीच में रिलेशन होगा, वहां वहां हम लोग 1 लिख देंगे। जहां नहीं होगा, जैसे 1 और 1 के बीच में रिलेशन है, तो 1 और 1 के सामने मैंने यहां पर 1 लिख दिया। 1 और 2 का कोई रिलेशन है? नहीं है, तो 1 और 2 के सामने मैं यहां पे करूंगा, इसके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी 0। लाइट ऑन ऑफ, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। 1 और 3 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। 1 और 4 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो पहले 1 1 लिख लेते हैं, बाकी जो जगह होगी वो 0 0 कर देंगे। 2 2 एग्जिस्ट करता है? यस करता है। फिर आते हैं 3 3 एग्जिस्ट करता है? यस करता है। 4 4 एग्जिस्ट करता है? यस करता है। और क्या क्या है? 2 3 है, 2 3 पे आ गए। और क्या है? 4 2
4 2 यहां पर आ गए, बाकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इस रिलेशन के अंदर, ठीक है, आप लोग मैट्रिक्स जब पढ़ोगे तो आपको डायगोनल एलिमेंट के ऊपर बहुत प्रायोरिटी रहने वाली है। ये देखो, रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स बना लो भाई, अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 हैं या आइडेंटिकल एलिमेंट हैं, तो ऑब्वियसली डायगोनल एलिमेंट्स पे हमेशा 1 देखने को मिलेगा आपको। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर जो भी आप भविष्य में स्टडी करोगे, फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस के अंदर यदि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कोई भी R&D कर रहे हो या इनोवेशन कर रहे हो और आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो आपके मन में ख्याल नहीं आएगा कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहां भी फॉलो होंगी। तो आपने जैसे ही ये रिलेशन, इस पैटर्न को देखा, आपके आधी रिसर्च तो वहीं पे कंप्लीट होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक हमें समझ आ गए। सी, ठीक है, तो ये देखो डायगोनल एलिमेंट्स यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर मैट्रिक्स में यदि हम देख रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स कभी भी 0 नहीं आ रहे हैं, और ये है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले रिलेशन की तरफ, जो कि है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हमें समझ आ गया, अब बढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब होता है यदि मैं तुम्हारे जैसा हूं तो तुम मेरे जैसे हो। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, और ट्रांजिटिव का मतलब होगा मैं तुम्हारे से रिलेटेड करता हूं, तुम उससे रिलेट करते हो, तो मैं और वो भी आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर यहां पर सिमेट्रिक, अगला है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसके नाम में सिमेट्री आ रहा है, तो सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सो फॉर अ रिलेशन आर, इफ A1 A2, ये क्या है, रिलेशन का एलिमेंट है, A1 को A2 के साथ मैप किया गया है। ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन A2 A1 मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू सेट A। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, गहराई में हमें जाएंगे तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए बच्चों जैसी हो जाएगी, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर यदि मैं एक सेट लेता हूं A 1 2 3 4, ठीक है, और यहां पर मेरे पास अगर A1 का A2 के साथ मैपिंग है, तो एक रिलेशन बनाऊंगा मैं किसमें, सेट A टू सेट A के बीच में, तो वापस से मैं सेट A लिखता हूं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 मैंने लिखा, अब इनके बीच में मैं मैपिंग करता हूं। ठीक है, तो मैंने 1 को 1 के साथ मैप कर दिया, 1 को 2 के साथ मैप कर दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं, 2 को 1 के साथ मैप कर दिया, 3 को 3 के साथ मैप कर दिया, और मैं कहता हूं 2 को 4 के साथ मैप कर दिया, और 4 को 2 के साथ मैप कर दिया, और 4 को 4 के साथ मैप कर दिया। ठीक है, अब ये जो सारी मैपिंग है हम लोग रिलेशन का सेट बना लेते हैं। तो रिलेशन आर का जो सेट बन रहा है वो बन रहा है 1 1, ठीक है, 1 2, पहले सेम वाले लिख लेते हैं, 3 3 4 4, ठीक है, और अब आते हैं 1 2, 1 2 है, 2 1 है, 2 1, ठीक है, 2 4 2 4 4 2 4 2, ठीक है। अब देखो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ऑब्वियसली हमने सिमेट्रिक एग्जांपल बनाया तो सिमेट्रिक ही होगा, मैं भी क्या बोल रहा हूं, बट यहां पे देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, बट सिमेट्रिक के लिए जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स हो, बट यहां पर जो इतनी, जहां पर जो भी एलिमेंट है ना, इनको यहां पर सिमेट्रिक वाली क्वालिटी को फुलफिल करना होगा। अगर अगर 1 जो है वो 2 के साथ मैप्ड है, देन 2 को 1 के साथ मैप होना चाहिए दूसरे सेक्शन में, तो 1 अगर 2 के साथ मैप है तो 2 1 के साथ मैप है। अगर A1 A2 के साथ मैप है तो A2 A1 के साथ मैप होना चाहिए। तो अगर ये A1 है, ये A2 है, तो 1 1, ठीक है। इसी का रिवर्स मैपिंग क्या होगा, अगर ये A1 है, ये A2 है, तो अगेन 1 1 ही आएगा। अब सेट में हम लोग सेम टाइप के एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है, 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, वो है। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा आपके लिए, क्या बन गया, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बन गया, यानी कि यहां पर एक सिमेट्री है। अब वो सिमेट्री, इसको नाम क्यों मिला, इसका हम मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स बनाते हैं और देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 1 लिखेंगे, जहां पे भी रिलेशन होगा। 3 का 3 के साथ रिलेशन है तो 3 के सामने 3, 1 यहां लिख दिया। 4 का 4 के साथ है, 1 यहां लिख दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम यहां पर 1 2 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, ठीक है, तो यहां पे डाल दिया। 2 का 1 के साथ है, 2 का 1 के साथ है तो यहां डाल दिया। ठीक है, 2 का 4 के साथ है, 2 का 4 के साथ है तो 1 यहां आ गया। 4 का 2 के साथ है तो 1 यहां आ गया। ठीक है, 1 यहां आ गया। अब बाकी जगहों पे हम लोग 0 0 लिख देते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है,
अब यहाँ पे तो कोई पैटर्न जैसा हमें नजर आ नहीं रहा है, लेकिन भविष्य का एक ईस्टर एग देता हूं। आप लोग एक चीज और पढ़ने वाले हो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स एम है, ठीक है, तो एम ट्रांसपोज क्या करेगा, ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं, रो को कॉलम से रिप्लेस कर देंगे और देखते हैं कि यदि मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो पहले मैं ये वाला कॉलम, ये वाला वो लेता हूं, रो लेता हूं, इसको कॉलम बना देता हूं, तो इसका मैट्रिक्स बनाता हूं 1 1 0 0 1 1 0 0। अब अगला लेता हूं, उसको अगला रो बना दूंगा 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, फिर अगली लाइन लेता हूं 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब जरा ऑब्जर्वेशन करो आपके भविष्य के लिए ईस्टर एग। ठीक है, जरा एम मैट्रिक्स को देखो और उसके ट्रांसपोज को देखो, जहां आपने रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। यानी कि मैट्रिक्स चैप्टर में रट्टा मारते हैं ना हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के बराबर होता है, बट इसका कनेक्शन है वो याद करने की चीज नहीं है, भविष्य के साथ आपका इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हमें सिर्फ दूरदर्शिता दिखानी है, यहां पर अपनी क्यूरियोसिटी लानी है। कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, एक्सप्लोर करो, चीजों को जोड़ना स्टार्ट करो, सिर्फ याद मत करो। ठीक है, चीजों को रटो मत, बल्कि सोचो और रिलेट करो। जो इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट के जरिए मिल सकती है और जो इंफॉर्मेशन आपको किताबों से मिल रही है, उनके बीच में कोई कनेक्शन है, उन कनेक्शन को ढूंढने के लिए ऑब्जर्वर बन जाओ और देखो पढ़ाई आपकी अपने आप मजेदार होने लगेगी। और देखो ये आपको मिल रहा है। अब आपको एक तो चीज फायदेमंद हो गई कि जो चीज एक बस एक छोटा सा टास्क था, रो से कॉलम में चेंज करना, अरे क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन उसके बीच में भी आपको एक कनेक्शन नजर आ गया है। अब इससे क्या होता है ये तो हम समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो करने ही लगेंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी तो जागी ना। मैट्रिक्स का चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि वो आसान है, नंबर आ जाते हैं, बट अब हम मैट्रिक्स के चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि इसके जरिए हम बहुत कुछ भविष्य में करने वाले हैं। तो मोटिवेशन पूरा चेंज हो गया। सीखते हम तब भी, लेकिन सिर्फ नंबर लाने के लिए प्रोसेस का रट्टा मारते, बट अब क्यूरियोसिटी की वजह से हम उसको राइट वे में सीखेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस है। इस वजह से इस तरह से हमें चीजों को कनेक्ट करना चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे रिलेशन की तरफ, जो कि है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन का भी मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे, बट उससे जो फायदा होता है ना, वो फायदा आपको थोड़ा जब मैं फिजिक्स में आगे लेके जाऊंगा ना तब समझाऊंगा। ये बताता है कि मतलब अभी नहीं, चलो जब आएंगे तब बताता हूं। वहां पे तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है कि एक रिलेशन के अंदर इफ A1 इज मैप्ड टू A2, ठीक है, फॉर ऑल A1 इज मैप्ड टू A2, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, देन एंड आएगा, एंड A2 इज मैप्ड टू A3, देन A1 should mapped to A3 for all A1, A2, A3 belongs to set A। ठीक है, A1 का A2 से मैपिंग है, A2 का A3 से मैपिंग है, तो A1 का A3 के साथ मैपिंग होना चाहिए। मेरा तुम्हारे साथ मैपिंग हो रखा है, तुम्हारा उसके साथ हो रखा है, तो मेरा और उसका मैपिंग भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो उस तरह के रिलेशन बन जाएंगे हमारे लिए। कौन से रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो हम यहां पे अगेन एक सेट लेते हैं, रिलेशन 1 2 3 4। ठीक है, ये सेट ए टू सेट ए के बीच में, तो यहां पे अभी सेट ए लिखता हूं, फिर से सेट ए लिखता हूं 1 2 3 4। ठीक है, हम यहां पे रिलेशन बनाते हैं, उसके सेट लिखते हैं क्योंकि रिलेशन है सेट ए टू सेट ए के बीच में, सेट ए टू सेट ए के बीच में। ठीक है, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन बनाते हैं, एक तो ये ले लेते हैं, 1 का 1 के साथ रिलेशन बनाते हैं, बना दिया हमने। अब अदर एलिमेंट्स लेते हैं, 1 का 2 के साथ बनाते हैं, 1 का 2 के साथ बनाया और 1 को 2 के साथ कनेक्ट किया, 1 को 1 के साथ तो कनेक्ट कर दिया, 1 को 2 के साथ किया और 2 को 3 के साथ कनेक्ट करते हैं, 2 को 3 के साथ कनेक्ट किया। तो अब मैं यहां पर 2 को 3 के साथ कनेक्ट किया है, देन 3 को 1 को 2 के साथ हो गया, 2 को 3 के साथ हो गया, तो यहां पर 1 का 3 के साथ कनेक्शन होना चाहिए, तो 1 और 3 का हमने कनेक्शन डाल दिया। अब हम यहां डालते हैं 1 का 3 के साथ कनेक्शन, और अब लेते हैं हम लोग यहां पर 2 का 4 के साथ कनेक्शन। अगर 2 का 4 के साथ कनेक्शन है, 2 का 3 के साथ कनेक्शन है, ठीक है, 2 का 4 के साथ कनेक्शन है, तो यहां पर मैं लेता हूं, क्या करें हम, 2 3, अगर 2 का 3 के साथ है और 2 का 4 के साथ है तो 3 और 4 का भी होना चाहिए। ठीक है, बट नहीं, 2 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। ठीक है, 3 का 4 के साथ कनेक्शन लेते हैं, देन 2 3 है, 3 4 है, देन 2 4 भी होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है यहां पर। ठीक है, इनको देख लेते हैं, यहां पे लाइनें बहुत क्रिस क्रॉस हो जाएंगी। ठीक है, इस रिलेशन को देखते हैं और यहां पे समीकरण ढूंढते हैं इसका ट्रांजिटिव का। ठीक है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है,
ठीक है। तो वन का वन के साथ, अगर ये A1 है ये A2 है, ठीक है, अगर ये A1 है, अगर ये A1 है और ये A2 है तो A1 का A2 से मैप हो गया। अब एक और 1 1 लिखो, ठीक है, तो ये A2 A3 हो गया, तो फिर A1 A3 भी क्या होगा, 1 1 ही होगा। तो इसका मतलब तीनों सेट एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है ट्रांजिटिव बिहेवियर को शो कर रहा है, ठीक है। वन का वन के साथ, वन का वन के साथ, तो वन का वन के साथ, ठीक है, तो इस रिलेशन को ये शो कर रहा है। अब 1 2 को देखते हैं। 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 1 इज मैप्ड टू 2 एंड 2 इज मैप्ड टू 3, 2 3 के साथ मैप है, तो 1 और 3 एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि कर रहा है। तो इन तीनों ने मिलकर ट्रांजिटिव बिहेवियर को पोर्ट्रे किया है। अब 2 4 को देखते हैं। 2 का 4 के साथ कनेक्शन है और 3 का 4 के साथ कनेक्शन है, ठीक है। ये तो ट्रांजिटिव बिहेवियर शो नहीं कर रहे क्योंकि 4 का 3 के साथ होता तो समझ आता है, ठीक है। तो हम यहां पे ऐड ऑन करते हैं, यानी कि ये रिलेशन अभी ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम इसको ट्रांजिटिव बनाते हैं क्योंकि ये दोनों यहां पर खाली अकेले पड़ गए हैं। तो 2 का 4 के साथ है, देन 4 का 3 के साथ होना चाहिए, ठीक है, 4 का 3 के साथ होगा। और यहां पर फिर मेरे पास आना चाहिए, अगर 2 का 4 के साथ है और 4 का 3 के साथ है, 2 4 के साथ है और 4 का 3 के साथ है, देन 2 3 एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां पर 2 3 मतलब ये वाला 2 4 4 3 2 3 वाला ट्रांजिटिव हो गया, बचा खाली ये 3 4 वाला। 3 4 के साथ कनेक्टेड है और 4 4 के साथ कोई रिलेशन है नहीं है, नहीं 4 3 के साथ कनेक्टेड है, 4 3 के साथ कनेक्टेड है, देखो 3 4 के साथ कनेक्टेड है और 4 3 के साथ कनेक्टेड है, तो 3 3 एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या 3 3 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहां पर हम 3 3 डाल देते हैं। एंड फाइनली अब मेरा रिलेशन जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया है और अब हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में ऑब्जर्व करेंगे। चलो ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कुछ कमाल धमाल चीज मिलती है या नहीं, ठीक है। अब इसको रिलेट करने के बाद हमें देखो क्या मिलेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हम इनको रिलेट करते हैं, यहां पर लेकर आते हैं। 1 1 है तो यहां 1 आ जाएगा, 1 2 है 1 2 1 आ जाएगा, 2 3 2 3 यहां पे 1 आ जाएगा, 1 3 यहां पर 1 आ जाएगा, 2 4 2 4 यहां पर 1 आ जाएगा, 3 4 3 4 यहां पर 1 आ जाएगा, 4 3 4 3 यहां पर 1 आएगा, 3 3 3 3 3 3 यहां पर है, तो देखो यहां पर 1 आ गया, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यहां पर कोई पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ट्रांसपोज करेंगे तो भी कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा, लेकिन यहां पर ना कुदरत ने हमें गिफ्ट दिया, कुदरत ने हमें गिफ्ट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। इंटरनेट से साथ जुड़ रहे हो ना, नेटवर्किंग, ठीक है। पाथ को स्टडी करने का हमें एक मैट्रिक्स मिला यहां पर, और इसकी भी डिस्कवरी हुई थी। ऐसे ही नहीं कि हमने ये देखा और हमें नेटवर्किंग मिल गया। जब ये दिखा तो कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन कुदरत में कुछ ना कुछ होता है। अब मैं आपको एक ईस्टर एग दे रहा हूं क्योंकि ये अभी मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूं, बिकॉज अभी आप रेडी नहीं हो, बट फिजिक्स के एंड होते होते हम इस चीज को समझने लायक बन जाएंगे, 12th की फिजिक्स एंड होते होते। तो ये नेटवर्किंग को स्टडी करते वक्त इंसान ने चीजों को एक नए नजरिए से देखना स्टार्ट किया, और वो नया नजरिया क्या था, इसको यहां नहीं बनाता हूं, ऊपर बनाता हूं। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 1 के साथ मैपिंग है यहाँ, 1 2 3 4, 1 जो है वो 1 के साथ मैप्ड है, ठीक है। इसमें फर्दर जब स्टडी कर रहा था इंसान तो उसने देखा कि 1 1 के साथ है, तो यानी 1 घूम के 1 पे ही आ गया। पाथ को ऑब्जर्व करने लगा इंसान, 1 2 के साथ मैप हुआ है तो 1 से एक रास्ता जा रहा है 2 की तरफ, 2 3 से मैप हो रहा है तो 2 से एक रास्ता गया 3 की तरफ, 1 3 से मैप हो रहा है तो 1 से एक रास्ता गया 3 की तरफ, 2 4 से मैप हो रहा है तो 2 से एक रास्ता गया 4 की तरफ, 3 4 से मैप हो रहा है तो 3 से एक रास्ता गया 4 की तरफ, 4 3 से मैप हो रहा है तो ये रिवर्स आया, 3 3 से मैप हो रहा है, 3 3 से मैप हो रहा है तो 3 पे एक इस तरीके का पार्ट आ गया। और ये चीजें आप कंप्यूटर साइंस की किताबों को ऐसे ही बस खोजना, फ्यूचर में नेटवर्किंग की किताब खोजना, आपको इस तरह के डायग्राम देखने को मिलेंगे और वहां लगेगा अरे तो बहुत मुश्किल चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ रहे हैं, बट ये बस हम यही तो बता रहे हैं जो कि हम आज भी समझ सकते हैं। क्यूरियोसिटी जगानी है। 1 1 पे ही गया है तो इससे सिंबलाइज किया है, 1 2 पे गया है तो एरो लगाया है। साइंटिस्ट कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, मैथमेटिशियन कोई ऐसा काम नहीं करते जो आपके लिए नामुमकिन हो, वो बस कर देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वही फ्यूचर में जब आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि इस मैट्रिक्स का भी, मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाई है और वो एक थोड़ा सा लेंदी प्रक्रिया है। इस मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कहीं से कहीं जाने के कितने पाथ होते हैं, जिसका आंसर मुझे, जो मैट्रिक्स का जो जवाब मिलेगा ना, जो रिजल्ट मिलेगा, वो किसके कहां से कहां जाने के कितने पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, उसका रिजल्ट देगा ये मैट्रिक्स मुझे, इसका स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसी की मदद से अब हम इंसान ये ढूंढ पाते हैं, ये तो 4 हैं। सोचो इंटरनेट की दुनिया, डेटा कहां से कहां आ जा सकता है, ठीक है। उसके अगर मुझे पाथ जानने हैं तो कंप्यूटर के अंदर सीरीज ऑफ इक्वेशन सॉल्व करूं या एक मैट्रिक्स सॉल्व करूं, सोचो।
ठीक है। एक एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लेते हैं कोई सीक्रेट एजेंसी है, उन वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते, उनका अपना इंटरनल नेटवर्क होता है, ठीक है। उन नेटवर्क्स के अंदर अब पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट के अगर हम पाथ को जानने जाएं तो वो तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसको सॉल्व करने की भी मेहनत इंसान नहीं करेगा। लेकिन अगर एक सीक्रेट एजेंसी है, मान लेते हैं पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है आईएसआई, उस पर हम सेंध लगाना चाहते हैं, ठीक है। उनके कंप्यूटर्स को अगर हैक करना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि उनके सर्वर्स तक पहुंचने के कितने पॉसिबल पाथ हो सकते हैं। और उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंप्यूटर होंगे हजारों लाखों में होंगे, लेकिन वर्ल्ड के सामने तो लिमिटेड ही है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। उनके अंदर इस नेटवर्किंग थ्योरी का इस्तेमाल करके, सेट्स की मदद से ज्ञान लेके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने पॉसिबल वेज हैं उनके सिस्टम में सेंध लगाने के, और उनमें से सबसे कमजोर रास्ता कौन सा है। जो रास्ता लंबा होगा वो मुश्किल है, और फिर यही मैट्रिक्स का एनालिसिस हमें बताएगा कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा होता है, जो हमें कैलकुलस से मिलेगा, जिसको आप भविष्य में नाम दोगे ग्रेडियंट, और इसका सिंबल होगा उल्टा ट्राइंगल, नाबला। ये सब चीज जब आप कनेक्ट करोगे, साइंस अपने आप मजेदार हो जाएगी, ठीक है। ये तो बस मैंने ईस्टर एग दे दिया है भविष्य के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। तो 3 प्रकार के हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं 12वीं क्लास में, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका योगदान है, इंजीनियरिंग में इनका योगदान है। ये सिर्फ 3 स्टेटमेंट नहीं है याद करने के लिए, बल्कि ये 3 स्टेटमेंट है आपकी क्यूरियोसिटी को नेक्स्ट लेवल पर, चरम सीमा तक ले जाने के लिए, और आपके लिए साइंस की जर्नी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपके फ्यूचर चैप्टर्स जो आप ही के सिलेबस में है उनके पीछे का मोटिवेशन जगाने के लिए, और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तो बनाएगा ही बनाएगा। और अब इसके बाद तो हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, बट यहां पर तो हमने फुल डेप्थ में इसको देख लिया। ऐसा रिलेशन, ठीक है। अब देखो ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, जिसमें ये तीनों खूबियां पाई जाएंगी, उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को स्टडी अलग से क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, पास हो गया तो रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक के लिए चेक करो, पास हो गया तो सिमेट्रिक है, फिर ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, पास हो गया तो ट्रांजिटिव है। अगर वो तीनों पैरामीटर्स पे पास हो गया तो आप डायरेक्टली बोलो कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन इज। एंड कितने इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें, ठीक है। इंडिया को नीड है इस तरह की पढ़ाई की, और एक्चुअली में पढ़ाई ऐसे ही करनी है हमें, जो हमारे मोटिवेशन को जगाए, पढ़ने में मजा लेकर आए। आपको ये बोलने की जरूरत ना पड़े कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। पढ़ाई हमें ऐसी बनानी है कि पढ़ने में मजा आए, ताकि बच्चे को ये ना बोलना पड़े कि पढ़ो तो तुम्हारा भविष्य बनेगा, बल्कि वो खुद पढ़ने बैठ जाए, क्योंकि पढ़ाई इंटरेस्टिंग है, पढ़ाई मजेदार है, और यही काम हमें करना है। और फ्यूचर के आगे की क्लासेस में हम लोग यही करेंगे अब, ठीक है। हर जगह कनेक्शंस होंगे, रिलेशंस होंगे, उनको ढूंढेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, जेई के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन जेई के क्वेश्चन से भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उसको सॉल्व करेंगे, जेई के स्टैंडर्ड को बहुत नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि हमें अपने स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचा करना है। हमें नामुमकिन चीजों को मुमकिन करके दिखाना है अपने ज्ञान के दम पे, और पढ़ाई में ये दुनिया को साबित करके दिखाना है, आपको और मुझे मिलकर ये साबित करके दिखाना है, क्योंकि इसके लिए मुझे सही पढ़ाना होगा और आपको सही से पढ़ना होगा। दुनिया को ये साबित करना है हमें कि पढ़ाई सिर्फ 2+2 को सॉल्व करने जितनी ही मुश्किल हो सकती है, ये सॉल्व करना है, ये प्रूव करना है हमें दुनिया को, क्योंकि पढ़ाई एक्चुअली में मुश्किल नहीं है, हमारा रास्ता गलत होता है बस। जहां हमारी क्यूरियोसिटी हर रोज चोट खाती है और कमजोर होती रहती है, और एक वक्त आने के बाद क्यूरियोसिटी मर जाती है। तो उसे मरने नहीं देना है, जगाओ, उसे वापस लेकर आओ। पढ़ाई इतनी आसान है कि 11वीं 12वीं हम 1 साल में फिनिश कर सकते हैं, और पूरा 1 साल हमारे पास बच सकता है, जहां पर हम चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करके और आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करो, और साथ ही साथ नया ज्ञान भी लेते रहो। बीटेक में जाने से पहले ही बीटेक के लेवल से ऊपर चले जाओ। क्यों? क्योंकि जब वहां वक्त बचाओगे ना, तो रिसर्च में अपने वक्त को इंक्लूड करोगे। आप 1 लाख बच्चे अगर हमारे देश में, मैं तो चाहता हूं 10 लाख हो, बट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, चलो मान लो 10 लाख के 10 लाख बच्चे भी इस वे में पढ़ने लग गए, वो गए 10,000 आईआईटी में, 9,90,000 नॉन आईआईटी में गए, कोई बात नहीं, बट इनके पास ऑलरेडी नॉलेज है। ये बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो पढ़ाएंगे ये ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, क्योंकि इनके लिए पढ़ाई आसान हो चुकी थी। और जब पढ़ाई आसान हो चुकी थी, तो जब कॉलेज वाले सोचेंगे कि अभी आपका ये सिलेबस कराना है, आप आरएनडी में बिजी हो जाओ, और उस आरएनडी की वजह से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो पढ़ाने वाले हैं, जो आप पहले ही सीख चुके हो आसानी से, जब तक आप 3rd ईयर में आओगे, आपका 3rd ईयर फिनिश हो चुका होगा आपकी आरएनडी की वजह से, क्योंकि हर चीज सीक्वेंस में कनेक्टेड होती है। जब आप किसी चीज को खोज रहे हो ना, तो जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं ना, आप वही खोज रहे होगे, और इससे आपकी खोजकर्ता बनने की जो हैबिट है वो बनेगी, सही नीयत डेवलप होगी साइंस को लेकर, मैथमेटिक्स को लेकर, और आप कॉलेज चाहे कितना ही बेकार क्यों ना हो, आप खुद के दम पे एल्बर्ट आइंस्टाइन के लेवल के वैज्ञानिक बन सकते हो। ये सत्य है,
क्योंकि किसी कॉलेज की वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है, किसी कॉलेज की वजह से सर आइजैक न्यूटन नहीं है, स्टीफन हॉकिंग किसी कॉलेज की वजह से नहीं है, गैलीलियो किसी कॉलेज की वजह से नहीं है, कोई भी कामयाब इंसान किसी कॉलेज की वजह से नहीं है। ना लेबनिज किसी कॉलेज की वजह से है, ना बर्नौली किसी कॉलेज की वजह से है। वो हैं तो अपने ज्ञान की वजह से हैं, और उनका नाम ले लेकर कॉलेज चलते हैं, उनकी तस्वीरें लगा लगा के आपका एडमिशन होता है। पॉइंट को समझो, आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो ये मैटर करेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा और आपका भविष्य तय करेगा। आपको इंजॉय करना है, खोजकर्ता बनना है, या भेड़ चाल फॉलो करनी है, ये आपकी चॉइस है। इस वीडियो लेक्चर को यहां एंड करते हैं, एंड आपसे अगेन उस सपोर्ट की बात करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, बिकॉज ये लाइब्रेरी है, ये इंडिया को राइट वे ऑफ एजुकेशन तक ले जाने के लिए एक लाइब्रेरी है जो मोटिवेशन देगी, राइट डायरेक्शन दिखाएगी, और इंडिया को वर्ल्ड में सबसे आगे पहुंचाने के लिए स्टेम वेदास है। स्टेम वेदास कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, यहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे ऐप के अंदर, बट वो राइट सीक्वेंस में होंगे, राइट नॉलेज के साथ होंगे, राइट मोटिवेशन के साथ होंगे। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हो सके तो अपने टीचर्स को भी ये शेयर करो, क्योंकि अकेला इंसान कितने लोगों को समझा सकता है। लेकिन हमें इंडिया में ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान पढ़ाए, हम चाहते हैं पूरा एनवायरमेंट ही साइंस का बन जाए, टीचर्स भी इसी तरह आगे बढ़े, स्कूल्स और कोचिंग्स। वैसे तो देखो, मेरा मानना है स्कूल्स ही इतने इवॉल्व हो जाएं कि कोचिंग की जरूरत ना पड़े, बिकॉज टाइम बचेगा। स्कूल अगर अच्छा पढ़ाएगा तो कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा, और स्कूल अच्छा पढ़ाता है लेकिन कोचिंग भी वही पढ़ाता है, बस कोचिंग मार्क्स की गारंटी लेना स्टार्ट कर देता है। और स्कूल ने कहा जब कोचिंग मार्क्स की गारंटी ले रहा है तो हम क्यों टेंशन ले। यानी दो तरफा तलवार हम पे चलाई जा रही है, और दोनों गलत। ठीक है, हमें नंबर तो मिल गए, लेकिन भाई उस नंबर की कीमत पे हमने क्या सेक्रीफाइस किया पता है? ज्ञान। और ज्ञान ही तो सुपर ह्यूमन शक्ति देता है आप लोगों को। जब ज्ञान ही नहीं है तो नंबर लेके इस दुनिया में कैसे अपना नाम बनाओगे? नहीं बनेगा। वो नंबर वाले जो लोग हैं ना, ये दो दिन लाइमलाइट में आते हैं, और वो भी पता है इसलिए नहीं कि उन्होंने बड़ा काम किया है, उनको लाइमलाइट में लाया जाता है ताकि और 40-50 लाख बच्चों को इनको दिखा के फूल किया जा सके। आपको आज दिखा देंगे कि 10th का टॉपर ये है, लेकिन परसों आप भूल जाओगे, क्योंकि वो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, सर आइजैक न्यूटन की तरह कुछ खोज लोगे ना, पूरी जिंदगी आपकी और पूरी जिंदगी इस दुनिया की लोग आपको भूलेंगे नहीं। 100 पीढ़ी बाद भी आपको याद रखा जाएगा। आपको क्या लगता है आज से 10,000 साल बाद लोग सर आइजैक न्यूटन को भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने अगर 12th में 100 में से 100 नंबर 100% भी ले आए ना, 2 दिन से ज्यादा आपको कोई याद नहीं करेगा, और याद भी नहीं करेंगे, वो तो बस एक तस्वीर बन जाएगा। वो तुमको दिखा के बस अपने बच्चों को पीटेंगे, देख उसके 100 आए हैं, तेरे 70 आए हैं, उसके जैसा बन। लेकिन वो भी तो कुछ नहीं बना है। नंबर से ज्यादा प्रायोरिटी ज्ञान को दो, और ज्ञान होगा ना, 100 में 100 आएंगे ही आएंगे, ये भी एक सत्य है। यानी कि नंबर लाना है ज्ञान से, रट रटा के नहीं लाना है, भेड़ चाल फॉलो करके नहीं लाना है, 10 ईयर के दम पे नहीं लाना है, ज्ञान के दम पे लाना है। पढ़ाई इंजॉय करनी है, 2+2=4 जितनी आसान बनानी है, जस्ट ऑब्जर्व, दैट्स इट। इस वीडियो लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो। यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं ऐसे लाइक मांग नहीं रहा हूं, बट यूट्यूब के एल्गोरिदम जितने लाइक्स मिलते हैं उसके हिसाब से पुश करता है। उसमें भी आप हेल्प कर सकते हैं, एंड प्लीज शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को शेयर करो। एप्लीकेशन पर आओ, एप्लीकेशन आपको वो एनवायरमेंट देगा। यस, अभी वो रेडी नहीं है। अगर ये वीडियो आप अभी हाल फिलहाल में जब मैं लॉन्च करूं तब देख रहे हो, यस वो पूरा रेडी नहीं है, बट 11th के बच्चे साइंस एंड मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी में आओ, क्योंकि यहां पर जब तक आप सीक्वेंस में आगे बढ़ोगे उससे आगे का कंटेंट आता रहेगा। और बहुत ही जल्द मतलब कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर 11th-12th दोनों फिनिश होके आपको एप्लीकेशन पर राइट सीक्वेंस में मिलेंगे, विद क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाले फॉर्म में नहीं। जो चीज आपको स्टेम वेदास ऐप पे नहीं मिलेगी और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, वो है टिप्स एंड ट्रिक्स। मिलेगी तो ऑब्जर्वेशन मिलेगी, दैट्स इट। क्योंकि यही राइट वे है। मैं आप लोगों के साथ धोखा करके पढ़ाना नहीं चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, और मैं आपको बस सिखाना चाहता हूं कि सीखते कैसे हैं। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूं, ताकि आपको अपने भविष्य के लिए किसी के आगे घुटने ना टेकने पड़े, किसी के भरोसे ना जीना पड़े, क्योंकि ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, ये सत्य है। इस वीडियो लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।